आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। विशेष चर्चा एक से बढ़कर एक गणेश पंडालों की भी है। देखिए, गणेश उत्सव को लेकर देश भर में एक से बढ़कर एक पंडाल देखने को मिल रहे हैं। गुजरात के सूरत में रांदेर इलाके के बापा के भक्तों ने तापी नदी में तैरता हुआ मंडप तैयार कर उसमें भगवान गणेश की स्थापना की है। नदी में खूबसूरत मंडप में विराजमान बापा के दर्शन के लिए लोग नाव से जयकारे लगाते हुए पहुंचते हैं। लगभग 350 से 400 किलो वजन उठा सके इस तरह की प्लास्टिक शीट पर भगवान गणेश का छोटा सा पंडाल बनाया है, जिसे एंगल के जरिए नदी में लॉक किया गया है। वर्ष 2006 में तापी नदी में आई बाढ़ से सूरत बहुत अधिक प्रभावित हुआ था, इसलिए पंचपिपड़ा मोहल्ला के श्री गणेश मंडल ने वर्ष 2007 से तापी नदी में श्री जी को स्थापित करने की शुरुआत की थी ताकि फिर से वैसी स्थिति ना हो। सो हमने लाइट हाउस का ही कंसेप्ट उठा के सेम कंसेप्ट का यूज करके फ्लोटिंग शीट के ऊपर मेटलिंग शीट और वेल्डिंग रॉड, आयरन रॉड लेके पूरा कंस्ट्रक्शन बनाया हुआ है। गुजरात के सूरत में गणेशोत्सव के लिए एक से बढ़कर एक गणेश पंडाल के दर्शन हो रहे हैं। महिधरपुरा इलाके में डालिया शेरी में विराजमान गणपति को गुजरात के सबसे अमीर गणेश के रूप में जाना जाता है। हर साल की तरह साल भी गणेशोत्सव के लिए लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषणों और अमेरिकन डायमंड से भगवान गणेश की मूर्ति का श्रृंगार किया गया है, जिसमें 25 किलो से भी अधिक सोने चांदी के आभूषण हैं। इस बार 1 लाख अमेरिकी डायमंड से जड़ी पत्ती के आकार की चांदी की मूर्ति गणेश जी का श्रृंगार आकर्षण का विशेष केंद्र बना है। इसके अलावा 7 किलो चांदी का मूषक राज भी भक्तों को आकर्षित कर रहा है। अहमदाबाद में एक गणेश पंडाल का निर्माण 12 जून को हुई एयर इंडिया प्लेन क्रैश की घटना की थीम पर किया गया है। घी कांटा स्थित इस पंडाल को गणेश युवक मंडल की ओर से तैयार किया गया है। प्लेन क्रैश की घटना के मृतकों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया है। साथ ही घटना के बाद मदद के लिए पहुंचे फायर ब्रिगेड से लेकर स्वास्थ्य कर्मियों और मीडिया कर्मियों का आभार जताना भी इनका मकसद है। इसी प्लेन क्रैश घटना की थीम के साथ सुंदर भगवान गणेश की एक प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की गई है, जिसकी सुबह और शाम पे आरती, पूजा, आराधना यहाँ पे की जाती है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, लेकिन सबसे विशेष जो ये थीम है, इसको लेकर ये जो यहाँ का जो गणेश पूजन है वो अहमदाबाद में चर्चा का विषय बना हुआ है। हैदराबाद में क्रिकेट की थीम पर बना एक गणेश पंडाल लोगों को खूब आकर्षित कर रहा है। बाल युवा मंडल ने इस साल भगवान गणेश को टीम इंडिया की जर्सी में डिजाइन किया है, जिनके चारों ओर रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और मोहम्मद सिराज जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को दिखाया गया है। इस पंडाल के जरिए 2025 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी विजेताओं के प्रति सम्मान दिखाया गया है। साथ ही रोहित शर्मा और विराट कोहली के टेस्ट और T20 क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद विदाई को भी प्रदर्शित किया गया है। गणेशोत्सव के लिए तरह तरह की प्रतिमाओं का निर्माण देखने को मिल रहा है। उन्हीं में से एक है धान से निर्मित भगवान गणेश की मूर्तियां, जो बहुत ही आकर्षक हैं। इसकी बारीक कारीगरी अचंभित करने वाली है। धान मूर्ति की यह प्राचीन कला है, जिसकी उत्पत्ति ओडिशा के आदिवासी समुदायों, विशेष रूप से बालासोर, कालाहांडी, बोलनगीर और कोरापुट जिले में हुई। कोरापुट के ऐसे ही एक शिल्पकार बलराम नायक हैं, जो इस पारंपरिक शिल्प के संरक्षण और संवर्धन के लिए खुद को समर्पित कर चुके हैं। इस कला में धान के विशेष दानों, बांस की कतरन और चमकीले रंग के धागों का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही बारीकी से मूर्तियां बनाई जाती हैं, जो देखने में बहुत ही सुंदर होती हैं। और न्यूज पथ में आगे आपको खबर दिखाते हैं बाढ़ बारिश के बीच चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की। बाढ़ और बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न हैं। भारी बारिश से नदी नालों में उफान आने की वजह से तमाम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। पहाड़ से लेकर मैदान तक सैलाब का सितम जारी है। लिहाजा पीड़ितों को बचाने के लिए देश के जाबाज जमीन पर उतर चुके हैं। बाढ़ वाले इलाकों में एनडीआरएफ, बीएसएफ और सेना के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं और जरूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है और पीड़ितों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है। इस बार हो रही भारी बारिश के कारण देश के अलग अलग हिस्सों में नदियां उफान पर हैं। कई हिस्से बाढ़ की चपेट में हैं, जिससे कई लोग पानी में फंसे हैं। ऐसे में सेना के जवान जनता को सुरक्षित निकालने के लिए देवदूत बनकर उन तक पहुंच रहे हैं।
ये देवदूत हर मुसीबत से मोर्चा लेने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं और खबर मिलते ही मौके पर पहुंचकर पीड़ितों की मदद में जुट जाते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें चंबा के भरमौर की हैं, जहां बचाव दल मुस्तैदी से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है। यहां फंसे लोगों को मोटर बोट से निकाला जा रहा है और जिन्हें चलने फिरने में दिक्कत हो रही है उन्हें स्ट्रेचर पर लेटाकर सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाया जा रहा है। चंबा में चल रही मणिमहेश यात्रा लगातार बारिश और लैंडस्लाइड से सड़कें तहस नहस हो गई हैं। चंबा से भरमौर तक 62 किलोमीटर सड़क का नामो निशान मिट चुका है। यहाँ पहाड़ों पर तबाही के निशान की ये तस्वीरें बता रही हैं कि हालात कितने भयावह हैं। मणिमहेश यात्रा पर गए लोगों ने कैसे अपनी जान बचाई, ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं। बताया जा रहा है कि कई लोग मणिमहेश के गौरीकुंड, सुंदरासी, हडसर और भरमौर में फंसे हैं। हालात ये है कि कई किलोमीटर पैदल चलकर पहाड़ लांघ कर लोग चंबा तक पहुंच रहे हैं। यहाँ यात्रा के दौरान बादल फटने के बाद सैलाब ने भारी तबाही मचाई। सैलाब का प्रवाह इतना तेज था कि आसपास लगे टेंट धीरे धीरे पानी में समाने लगे। सैलाब के दोनों तरफ लोग फंस गए और फिर जैसे तैसे रस्सी के सहारे एक दूसरे की जान बचाते दिखे। हमारे साथ एक श्रद्धालु हैं जो अभी मणिमहेश यात्रा करके आए हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि वहाँ के क्या हालात हैं। आप कहाँ से? मैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट से और बसोली मेरा विलेज है। अच्छा, वो क्या आप कब आए मणिमहेश से? हमने स्टार्ट की थी 22 से, लेकिन हमने यात्रा स्टार्ट की 23 से। लेकिन उधर हर एक जगह है, उधर उन्होंने यात्रा तोड़ की थी कि ऊपर क्लाउड ब्रस्ट हुआ है, तो फिर हम उधर रुके थे शिवगराड़ के पास। फिर दूसरे दिन हम 24 को फिर से उधर से यात्रा स्टार्ट की कंटिन्यू, लेकिन बड़ी ज़्यादा बारिश थी। फिर हमने नीचे उतरे, उन्होंने दनशो में भी यात्रा रोक दी थी, लेकिन हम अल्टरनेट रूट से उधर से नीचे आए थे। तो क्या हालात थे जब आप वापस आ रहे थे? क्या हालात थे, क्या देखा, वो बताएं आप। बहुत ज़्यादा मतलब कि रेन थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा इन्वायरमेंट, मतलब क्लाइमेट बड़ा ज़्यादा वर्स्ट था। लोग मुझे लगता है जिस हिसाब से 2 बंदों को तो मैंने खुद रेस्क्यू, क्योंकि मैं मतलब 3rd ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। एक औरत को तो हाइपोक्सिया हो गया था, एक को तो इधर लगी, मतलब कि ऊपर से पत्थर बजा और इधर स्टोन उधर लगा, उसको भी रेस्क्यू किया था हमने नीचे। तो क्या हालात थे? बारिश, कुछ बादल फटने का भी वहाँ बता रहे थे। हाँ, वो तो हुआ, क्लाउड ब्रस्ट तो हुआ है। आप मणिमहेश से आ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। और क्या हालात हैं वहाँ पे? रोड बंद है, नेटवर्क नहीं चल रहा, तो आप कैसे पहुँचे और क्या हालात हैं वहाँ? हमने ना सर यहाँ पे सैटरडे को जैसे यात्रा शुरू की थी, संडे तक क्लोज करके हम अपना वापस नीचे आ गए थे। तो मंडे मॉर्निंग से बारिश शुरू हो गई थी। फिर भी हम किसी तरीके, हमारे पास कार थी अपनी, तो 10 किलोमीटर हम नीचे आए। उसके बाद आगे कहते भी रास्ता बंद हो गया है, लैंडस्लाइड हो गई है, टोटली ट्रैफिक आगे नहीं जा सकता। उसके बाद से हम 2 दिन वहाँ टनल के पास रुके हुए हैं, डैम के पास। हज़ारों गाड़ियाँ आगे रुकी हुई हैं वहाँ पे, सारे रास्ते बंद है। 2 दिन हमने वेट किया वहाँ पे भी, रास्ता शायद प्रशासन की तरफ से कुछ खुले, कुछ वो करें सरकार हमारे लिए। उस दिन से ही नेटवर्क भी बंद हो गया, सारे फ़ोन बंद है। आप मणिमहेश से आ रहे हैं? जी सर। क्या हालात क्या हैं वहाँ? बहुत बुरे, बहुत बुरे। क्या, कैसे, मतलब क्या इधर भी जैसे रोड है ना, बरमौर को जा रहा है जो रास्ता जा, महला गाँव है उसके आगे 1-1.5 किलोमीटर रोड है ना, जो बह गया, वो गिर गया नीचे, दिख ही नहीं रहा। लोग गाँव है ना, पहाड़ी है, उससे बीच से होकर पैदल आए अपने साधन वहीं छोड़कर। बहुत बुरा हाल है भाई, बहुत ज़्यादा। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू की ये तस्वीरें मनाली की हैं। बताया जा रहा है कि सेना के चॉपर की मदद से इलाके के 4 गंभीर मरीजों को केलांग से एयरलिफ्ट कर कुल्लू अस्पताल लाया गया, क्योंकि मनाली में फिर मौसम की मार देखी जा रही है। लाहौल स्पीति में बाढ़ और लैंडस्लाइड से हालात खराब हैं। सड़कें टूट चुकी हैं और कई गाँव का संपर्क पूरी तरह कट गया है। हिमाचल के मंडी से आई इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ मूसलाधार बारिश ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। बेकाबू हालात पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जेसीबी मशीनों से मलबा हटाया जा रहा है। हालात को सामान्य करने की कोशिश हो रही है। ये भयानक नाला है, ऊपर से जो आया टाउन का जो रोड है पूरा बैठ गया। इतनी खतरनाक आवाज़ें आ रही थी रात को कि भाई पूरे पहाड़ दरक रहे थे। बहुत खतरनाक आवाज़ें आ रही थी। सोना जो है बड़ा दुभर था। यहाँ पे अभी जब सुबह हम इस तरफ को निकले तो हमने, ये मेरे घर के बिल्कुल कोई 100 मीटर आगे हैं, तो ये पूरी सड़क जो है ये पूरी बह गई, पूरी ब्यास नदी में समा गई। लैंडस्लाइड जो है काफ़ी भारी मात्रा में आ चुका है, तो इसको खुलने में अभी समय लगेगा। जो टेक्निकल इनके अफसरों से बातचीत करके हम बता पाएंगे कि इसमें कितना समय लगेगा खुलने में।
और इससे आगे अभी हम जा नहीं पाए हैं, लेकिन थोड़ा हमें इन्फॉर्मेशन है कि आगे भी अप टू खोती नाला हमारी जुरिडिक्शन है, वहाँ तक जो है छोटे मोटे जो लैंडस्लाइड वहाँ भी आ गए हैं। तो हम आगे चेक करके बताएंगे कि वहाँ कितना ज़्यादा है, पर यहाँ तक का अनुमान है कि वहाँ पे कम ही स्लाइड हुआ है, जो रोड वहाँ पर खुल जाएगा। हिमाचल में कुदरती प्रहार से जमकर आफत आई है। महीनों से लगातार तबाही की तस्वीरें आ रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बाढ़ और बारिश से तत्काल राहत नहीं मिलने वाली है। सिर्फ जमीन से नहीं बल्कि आसमान से सबसे ज्यादा इस वक्त सेना बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रही है। गुरदासपुर में सेना के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जब कुछ लोग अचानक बाढ़ के पानी में फंसे तो उन्हें एक एक करके एयरलिफ्ट किया गया। इलाके में बाढ़ और बारिश का पानी इतना ज्यादा है कि रेस्क्यू में सेना को काफी मुश्किलें आ रही हैं। इस तस्वीर को देखिए, कैसे पानी में फंसे लोग सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर की तरफ लाइन लगाकर बढ़ रहे हैं और सेना के जवान उनका हाथ पकड़कर उनकी मदद कर रहे हैं। रेस्क्यू की ये तस्वीरें उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की हैं। रुद्रप्रयाग में बीती रात भारी बारिश की वजह से कुछ मकानों को नुकसान पहुंचा, लेकिन किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन ने पीड़ित परिवारों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया। आज रुद्रप्रयाग जनपद में हमारे को सुबह सुबह 5 बजे से ही ये अलार्मिंग सिचुएशन देखने को मिली, जिसमें खास करके बसु केदार जो तहसील क्षेत्र है हमारा, वहाँ पे कई सारी ग्राम पंचायतों में नुकसान हुआ है। खास करके अगर हम देखें तो क्लाउड बर्स्ट हमारे को देखने को मिला। ताल जमण ग्राम पंचायत है, यहाँ पे एक तोक पे क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिसकी वजह से 2 गधेरे के बीच में कुछ ग्रामवासी फंस गए थे, लेकिन पानी निकल गया वहाँ से टाइम से, तो वहाँ पे किसी भी तरह की जान माल का नुकसान हमारे को देखने को नहीं मिला। एक और जगह पे जहाँ पे काफ़ी क्षति हुई है वो छैनागाड़ क्षेत्र है। बिल्कुल NH के पुल से लगा हुआ 4-5 दुकानें वहाँ पे हुआ करती थी, तो एकदम से वहाँ पे लैंडस्लाइड आया पानी के कारण, और लैंडस्लाइड की वजह से 4-5 दुकानें और कुछ बिल्डिंग्स वहाँ पे जो थी वो मलबे में दब गई हैं। वहीं छैनागाड़ में बादल फटने से 8 लोग लापता हैं, जिनमें 4 स्थानीय और 4 नेपाली मूल के हैं। हाईवे पर लैंडस्लाइड की वजह से रेस्क्यू टीम फंसी है। हालांकि SDRF की टीम पैदल ही मौके के लिए रवाना हो चुकी है। रुद्रप्रयाग जनपद में कल देर रात से लगातार बारिश जारी है। अब बारिश के कारण जनपद के अलग अलग हिस्सों में बादल फटने के अलावा अतिवृष्टि होने से नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि बसु केदार और छैनागाड़ में 8 से 10 लोग अभी तक मिसिंग चल रहे हैं। लगभग 5 से 7 आवासीय भवन जमींदोज हो चुके हैं और कई मवेशी भी आपदा में बह चुके हैं। इस समय हम केदारनाथ हाईवे पर बांसवाड़ा में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि हाईवे भी जगह जगह बंद हो गया है। देर रात से यह हाईवे बंद है, लेकिन अभी तक हाईवे खोलने का कार्य शुरू नहीं हो पाया है। हाईवे के दोनों छोरों पर यात्री और स्थानीय लोग फंसे हुए हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण हाईवे खोलने में भी दिक्कतें आ रही हैं। इसके अलावा जो मंदाकिनी नदी है वह विकराल रूप धारण करके बह रही है। तमाम जो रेस्क्यू टीमें हैं वह भी हाईवे पर फंसी हुई हैं। रेस्क्यू टीमें भी केदारनाथ हाईवे बंद होने के कारण आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। तो कह सकते हैं कि कल देर रात से लगातार जो बारिश हो रही है, बारिश के कारण रुद्रप्रयाग में हालात अस्त व्यस्त हो गए हैं। अब जम्मू के परगवाल से आई ये तस्वीरें देखिए, जहां बाढ़ का पानी सिर्फ घरों को ही नहीं, जिंदगी को भी ले रहा था। चारों ओर से पानी से घिरे इस इलाके में लोग डरे हुए थे, लेकिन ऐसे संकट की घड़ी में एक बार फिर BSF के जवान उनके लिए फरिश्ता बने। BSF ने 16 गंभीर मरीजों को एयरलिफ्ट किया, जिनमें 13 स्थानीय नागरिक थे। जम्मू, सांबा, कठुआ, पठानकोट और गुरदासपुर बाढ़ में डूबे जिलों में जिंदगी थम सी गई थी, लेकिन उसी अंधेरे में एक उम्मीद बनकर सामने आई जवानों की रेस्क्यू टीम, जिसने बाढ़ के बीच एक घर की छत पर फंसे लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया। वहीं जम्मू के तावी नदी पर बने चौथे पुल को बनाने के काम का जिम्मा अब भारतीय सेना ने उठा लिया है। भारतीय सेना के जवानों ने युद्ध स्तर पर अब इस पुल को बनाने का काम शुरू किया है।
जम्मू संभाग के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। राहत और बचाव कार्य में एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, सीआरपीएफ हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो या भारतीय सेना हो, वो लगातार कार्य कर रहे हैं और जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर लोगों को राहत पहुँचाई जा रही है, राहत सामग्री पहुँचाई जा रही है और साथ ही में जो खतरे के इलाकों में जो लोग अभी फंसे हुए हैं उनको भी सुरक्षित निकाला जा रहा है। इस समय मैं मौजूद हूँ जम्मू शहर में तवी नदी के तट पर। मंगलवार को जिस प्रकार से यहाँ तवी नदी उफान पर आ गई थी और तवी नदी का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा था, उसके कारण तवी नदी पर बने हुए पुल नंबर 4 को काफ़ी क्षति हुई थी और इसका ज़्यादातर जो पोर्शन है वो क्षतिग्रस्त हो गया, वो ढह गया और यहाँ पर ट्रैफिक की आवाजाही तब से लगातार बंद है। यहाँ पर हमने आपको पिछले 3 दिन से तस्वीरें भी दिखाई हैं कि किस प्रकार से इस पुल को क्षति पहुंची है, लेकिन अब यहाँ पर भारतीय सेना पहुंच चुकी है और यहाँ पर एक अस्थाई पुल का निर्माण हो रहा है। ये बेली ब्रिज है, लोहे का ब्रिज है, इसको यहाँ पर अब बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारतीय सेना के जो इंजीनियर्स हैं, जो भारतीय सेना के सैनिक हैं, वो कार्य में जुटे हुए हैं और युद्ध स्तर पर यहाँ पर कार्य लगातार जारी है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेना के जवान हेलीकॉप्टर से लगातार मदद में जुटे हैं। रोजाना हजारों फूड पैकेट और राहत सामग्री प्रभावित इलाकों में पहुंचाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रामपथ के पास बन रहा धनुष अब अयोध्या धाम की नई पहचान बनेगा। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। पंद्रहवें भारत जापान समिट के लिए टोक्यो पहुंचे पीएम मोदी ने जापान के पीएम शिगेरू इशिबा से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। साथ ही दोनों देशों के बीच आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग से जुड़ी कई अहम समझौतों का आदान प्रदान भी हुआ। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि विश्व की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और जीवंत लोकतंत्रों के रूप में भारत और जापान की साझेदारी केवल दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि अगले 10 सालों में जापान से भारत में 10 ट्रिलियन येन यानी करीब 6 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में उन्होंने जापानी कंपनियों को मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड का संदेश भी दिया। हमने अगले 10 वर्षों में जापान से भारत में 10 ट्रिलियन येन निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत और जापान के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और स्टार्टअप्स को जोड़ने पर विशेष बल दिया जाएगा। टोक्यो में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत से पहले पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इससे पहले वो ताकासाकी के शेरिंजन दारुमाजी मंदिर भी गए थे। यहाँ मंदिर के मुख्य पुजारी ने पीएम मोदी को दारुमा गुड़िया भेंट की। सुबह टोक्यो पहुंचने पर होटल में पीएम मोदी का गायत्री मंत्र के साथ भव्य स्वागत किया गया था। साथ ही भारत के अलग अलग डांस को भी जापानी कलाकारों ने प्रस्तुत किया। पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर कलाकारों का अभिवादन किया और उनकी प्रस्तुति पर तालियां बजाकर उनकी हौसला अफजाई भी की। यूपी के प्रतापगढ़ में सीएम योगी ने 570 करोड़ के करीब 186 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद जीआईसी मैदान में उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इससे पहले सीएम योगी यहां के मां बेल्ला देवी धाम पहुंचे थे, जहां उन्होंने देवी के दर्शन किए। पूजा अर्चना के बाद उनकी आरती उतारी और उन्हें मेवे का भोग भी अर्पित किया। कर्नाटक के मैसूर में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वहां के कुछ किसानों से मुलाकात की और उनके खेतों में फसलों का निरीक्षण किया। इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों को पारंपरिक खेती से आगे एकीकृत खेती पर भी काम करना चाहिए, यानी खेती के साथ साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन जैसे कामों को भी अपनाना चाहिए। रामलला की नगरी अब एक और भव्य प्रतीक से जगमगाने जा रही है। दीपोत्सव से पहले अयोध्या विकास प्राधिकरण रामपथ और धर्मपथ के कॉर्नर पर लगभग 36 लाख रुपए की लागत से भव्य धनुष का निर्माण करा रही है। अयोध्या विकास प्राधिकरण के मुताबिक ये धनुष न केवल धार्मिक प्रतीक बनेगा बल्कि अयोध्या की सांस्कृतिक और पर्यटन पहचान को भी नया आयाम देगा। दीपोत्सव के दौरान अयोध्या पहुंचने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए लता चौक की तरह ये भी एक नया सेल्फी पॉइंट होगा।
हरिद्वार में गंगा के लगातार बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। ऐसे में लगातार आम आदमी से नदी के किनारे नहीं जाने की अपील की जा रही है। इसके लिए मंदिरों और मस्जिदों का भी सहारा लिया जा रहा है। दरअसल वहां लगे लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को नदी तट पर न जाने एवं सतर्क रहने के लिए लगातार अपील की जा रही है। साथ ही नुक्कड़ नाटक के जरिए भी लोगों को सतर्क किया जा रहा है। न्यूज वक्त में अब बात करते हैं गणेश उत्सव की। देश भर में गणेशोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। गणेशोत्सव के तीसरे दिन पूजा पंडालों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इनमें से कुछ गणेश पंडाल ऐसे हैं जो अपने अनोखेपन के कारण भक्तों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। वहीं सितारों की माया नगरी मुंबई में जब बप्पा विराजते हैं तो क्या अभिनेता और क्या नेता, हर किसी के जुबान पर रहता है गणपति बप्पा मोरया। गणेश महोत्सव के दौरान यहाँ केवल बप्पा के भक्त ही नजर आते हैं। ये गजानन के उत्सव का उत्साह है। गणपति उत्सव के मौके पर बाप्पा नगरी बन चुकी मुंबई के कण कण में विघ्नहर्ता की भक्ति का संचार हो रहा है। लाल बाग के राजा के दरबार में क्या आम क्या खास, हर कोई उनके चरणों में शीश झुकाने पहुंच रहा है। अब तक कई नामी हस्तियां बाप्पा के दरबार में हाजिरी लगा चुकी हैं। रणबीर, दीपिका, वरुण धवन, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जानवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा समेत कई हस्तियां शामिल हैं। दरअसल लाल बाग के राजा की प्रसिद्धि मुंबई ही नहीं बल्कि देश और दुनिया भर में है। हर साल गणेशोत्सव के मौके पर दूर दूर से भक्त यहाँ गौरी नंदन के स्वरूप के दर्शन करने आते हैं। गणेशोत्सव के 10 दिन लाल बाग के राजा का दरबार श्रद्धालुओं से खचाखच भरा रहता है। जय गणेश जय गणेश। ये तस्वीरें सलमान खान की बहन अर्पिता के घर पर विराजे गणपति के विसर्जन की हैं, जहां देर रात सलमान खान, अर्पिता शर्मा, उनके पति आयुष शर्मा और उनके बच्चे शामिल रहे। सलमान ने अपनी बहन जीजा और उनके बच्चों के साथ खूब डांस किया। सलमान का प्यार अपने भाई बहनों के साथ साथ भांजे भांजियों को लेकर भी किसी से छिपा नहीं है। वो डांस करते हुए इन बच्चों पर प्यार लुटाते दिखे। गजानन किसी भी आंगन में रहे, उनकी भव्यता और दिव्यता एक सी होती है। उनकी कृपा सब पर बराबर बरसती है, लेकिन कुछ आयोजन और खास बना देते हैं। ऐसा ही कुछ नजारा लोखंडवाला में भी दिखाई दिया। यहाँ मीका, उनके परिवार के सदस्यों और दोस्तों ने गणपति विसर्जन किया। इस मौके पर खुद मीका ने ढोल बजाया। इस दौरान मीका की श्रद्धा, जोश और उत्साह देखने लायक रहा। उन्होंने विसर्जन से पहले गणपति की पूजा अर्चना करने के बाद आरती उतारी। वहीं गोविंदा, पत्नी सुनीता और बेटे यशवर्धन ने इस तरह बाप्पा को विदाई दी। साथ ही सभी डांस करते दिखाई दिए और गणपति के भजन भी गाए। वहीं अपने घर गणपति की स्थापना के बीच सेलिब्रिटी अलग अलग जगह भी जा रहे हैं। नील, नितिन, मुकेश भी इस पर्व को लेकर काफी उत्साहित दिखे। बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। हमारे परिवार में कम से कम 32 साल हो गए हैं कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं बप्पा को। और मेरे लिए ये बस एक त्यौहार ही नहीं, एक सेलिब्रेशन ही नहीं, ये मेरा एक वजूद है। शायद एक मेरा एक फाउंडेशन जिसे हम कह सकते हैं। 10 दिन ख़त्म तो हो जाते हैं, पर पूरा साल फिर वापस इस इंतज़ार में है कि बप्पा वापस आगमन कब करें, घर में पधारे कब वापस, और पूरे प्लानिंग वहीं से शुरू होती है। वहीं टीवी सितारों के घरों पर भी बाप्पा को लेकर गजब की रौनक नजर आ रही है। ये तस्वीरें अभिनेत्री दीपिका सिंह के घर की हैं, जहां उन्होंने अपने पति रोहित राज गोयल और बेटे समेत परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ पूजा अर्चना की। साथ ही बाप्पा की आरती भी की। इस बीच अभिनेत्री मन्नारा चोपड़ा भी गणपति पूजा में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि हमेशा एक ऐसी ताकत होती है जो आपको मुश्किल हालात में भी मजबूत बनाए रखती है। हमें विश नहीं करना चाहिए, हमें भगवान को हमेशा थैंक यू बोलना चाहिए। और आज ये इतना सुहाना एक जो लोग आए हैं सब इतना अच्छा सा लग रहा है, ये भगवान की ब्लेसिंग है। सो आई जस्ट वांट टू थैंक यू गॉड फॉर एवरी मोमेंट आई वांट टू लिव इन माय प्रेजेंट। वहीं बाप्पा के पंडालों में सिर्फ भक्ति ही नहीं बल्कि समाज के लिए जागरूकता और उम्मीद का संदेश भी छिपा है। ये मुंबई के राजा का पंडाल है, जहां भारी संख्या में लोग बाप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। मुंबई के गणेश गली के राजा की भव्य मूर्ति एक बार फिर चर्चा में है। इस साल गणेश गली के राजा की 22 फीट ऊंची मूर्ति तमिलनाडु के रामेश्वरम की पौराणिक कथा से प्रेरित है।
इस बार यहाँ 98वां गणेशोत्सव मनाया जा रहा है। ये लाल बाग इलाके के सबसे पुराने गणपति हैं। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। एक अलग ही तरह का उत्साह, एनर्जी देखने को मिलता है इनमें, क्योंकि थकावट के बाद जब बप्पा को देखते हैं तो बहुत ही बढ़िया सुखद एहसास आ जाता है। ये देखिए, अब बप्पा का हम आपको दर्शन कराते हैं। जिस तरीके से आपने रामेश्वर देखा, ठीक उसी तरीके से बप्पा की भी थीम जो है रखी गई है और बहुत ही सुंदर बप्पा लग रहे हैं। थोड़ा सा और करीब चलते हैं। देखिए, आपको बताएं कि बप्पा जो है उनके मुकुट पर तोता विराजमान है और इसकी अलग ही कहानी। ऐसा कहते हैं कि तमिलनाडु में तोता को भगवान की तरह पूजा जाता है, इसलिए जो मुकुट है उसके ऊपर तोता जी लगाए गए हैं। साथ ही साथ जो कान है गणपति बप्पा के, उसमें गदा लटकाया हुआ है। इतना ही नहीं, त्रिशूल भी इनके हाथों में है और गणपति बप्पा के ठीक नीचे हनुमान जी विराजमान हैं। हनुमान जी के हाथ में शिवलिंग है। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा गया है कि श्री राम के कहने पर हनुमान जी कैलाश पर्वत गए थे, वहां से उन्होंने शिवलिंग लाई, जिसकी स्थापना रामेश्वर में हुई और तब से रामेश्वर 12 लिंगों में से एक हुआ और उसकी पूजा अर्चना की जाने लग गई। हर कोई बप्पा के समक्ष नहीं जा पाता है, इस वजह से बप्पा के ठीक नीचे जो है छोटे गणपति बप्पा भी विराजमान किए गए हैं, जहां पर आकर के लोग उन्हें तिलक लगाते हैं, जो कुछ चढ़ावा है वो चढ़ाते हैं और किस तरीके से मन्नतें मांगते हैं हाथ जोड़कर, ये भी थोड़ा सा तस्वीरों में देखें। यहाँ पर श्रद्धालु बहुत ज़्यादा खुश हैं। हर कोई कैमरे निकाल करके ये जो महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं वो कैद कर रहा है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, वीडियो कॉल के जरिए अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को लोग दर्शन भी करा देते हैं। और मुंबई में परेल की महाराजा पंडाल की भव्यता भी देखते ही बन रही है। यहाँ 45 डिग्री पर संतुलित प्रतिमा आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जिसे मूर्तिकार अरुण जी दत्ते ने कलयुग के दानवों के संहार की थीम पर बनाया है। आप भी पहले दर्शन करें, देखिए किस ग्रेविटी के साथ में और किस बैलेंस के साथ में इस प्रतिमा का निर्माण किया गया है। वाकई में मूर्तिकार की बहुत ज़्यादा तारीफ करनी होगी। ये बप्पा तो वायरल है ही, लेकिन एक संदेश भी ये पंडाल दे रहा है लोगों को जागरूक करते हुए। देखिए, इस तरफ तिरुपति बालाजी, ब्रह्मा, श्री राम, हनुमान जी के भी कटआउट्स और पोस्टर लगाए गए हैं। साथ ही साथ बहुत ही खूबसूरत दृश्य के साथ, थीम के साथ बप्पा की स्थापना यहाँ पर की गई है। बप्पा को देखने के लिए, इनका दर्शन लेने के लिए एक तमाम संख्या में श्रद्धालु भी इस पंडाल में पहुंचे हुए हैं। कोशिश करते हैं कि कुछ लोगों से भी बात करें। सर, कहाँ से आए हैं आप? हम लोग जोगेश्वरी से आए। जोगेश्वरी से? हाँ हाँ। तो मेरी तरह आप भी बप्पा के इस फोटो को देख करके, वायरल फोटो को देख करके यहाँ पहुंचे? हाँ, यूट्यूब पे भी देखा था, इंस्टाग्राम पे भी देखा था फोटो को। तो मेरे बेटे ने जीत के वहाँ पे गणपति एक पैर के ऊपर बैलेंस करके वो राक्षस को वध कर रहा है। तो बहुत अच्छा लगा। दर्शन, बापा के दर्शन अच्छी तरह से हुआ। अच्छा मैनेजमेंट है यहाँ पे, सुकून मिला। गणपति बप्पा मोरिया। और भी लोगों से बात करते। आप भी मेरी तरह इंस्टाग्राम पर देख कर आए हो क्या? हाँ। अच्छा, कैसा लग रहा है सीधा लाइव? बहुत बढ़िया लग रहा है। ऐसा मूर्ति पहली बार देखा। पहली बार देखा। वाकई में बैलेंस बहुत मस्त है। क्या मांगा पापा से? पढ़ाई के बारे में मांगा, अभी बोर्ड से, इसलिए। बोर्ड से? कौन सी क्लास में हो? कैमरा यहाँ है। 12th में हो? हाँ। अभी चलो ठीक है, पप्पा पूरी करेंगे आपकी। आप कहाँ से आई हैं वैसे? भांडुप से आए। तो आप भी ऐसी वायरल पिक देख के आप पहुंचे? हाँ। कैसा लग रहा है? थोड़ा सा रिएक्शन बताओ आप। बहुत अच्छा, ऐसा लग रहा है वो हमें ही देख रहे हैं। आपको ही पूरा आइज, हाँ, ऐसे ऊपर है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेहमान वाली फीलिंग नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है परिवार के सदस्य। हाँ। राइट, ओके, थैंक यू। आप बात करेंगे? कहाँ से? सोलापुर से है हम लोग। सोलापुर से? हाँ। सिर्फ मुंबई दर्शन करने, बप्पा का दर्शन? और बैलेंस गणपति, मतलब ऐसा पहली बार देखा हूँ गणपति की बैलेंस हुआ गणपति। राइट, हाँ, बिल्कुल। आपको भी ऐसा लग रहा है? पहली बार देखा? सूरत से आया था। सूरत से आए? अरे वाह, गणपति के लिए। जो फोटो में दिखा था ना, वो ऐसा लग रहा था कि साइज छोटा होगा, लेकिन यहाँ पे आके देखते हैं तो साइज जो एक्सपेक्टेड था उससे बहुत बड़ा है। और जिस तरीके से बैलेंस किया है वो हेड्स ऑफ। एक ही एंगल पे बैलेंस किया है। बैलेंस बहुत। आप भी वायरल पिक देख कर आए हैं मेरी तरह? हाँ। हम 15 जन आए। 15 लोग आए सारा। ये देखिए, मतलब सिर्फ ना मुंबई नहीं, बल्कि महाराष्ट्र नहीं, बल्कि देश के कोने कोने से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं बप्पा का दर्शन करने।
यकीनन ये मौका ही ऐसा है जिसकी वजह से हर कोई बापा का दर्शन कर आशीर्वाद लेना चाहता है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी देश के स्कूलों में अध्यापकों की संख्या की। देश में टीचर्स की संख्या पहली बार 1 करोड़ के पार चली गई है। जी हाँ, शिक्षा मंत्रालय के अधीन UDISE यानी कि यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन की एकेडमिक सेशन 2024-25 की रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में पहली बार किसी एकेडमिक सेशन में शिक्षकों की संख्या 1 करोड़ से अधिक पहुंच गई है। हालांकि देश भर में 1,04,125 स्कूल ऐसे हैं जिनमें केवल एक ही शिक्षक मौजूद है। वहीं देश में 7,993 स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी छात्र का नामांकन नहीं है, यानी वहां कोई नहीं पढ़ता। रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 के सत्र में देश में कुल 98,83,000 शिक्षक थे, जो 2024-25 में 1,01,22,420 हो गए। इनमें से आधे से थोड़ा अधिक यानी कि 51%, यानी 51,47,000 शिक्षक सरकारी स्कूलों में हैं। रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि पिछले एक दशक में महिला शिक्षकों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। 2014-15 में पुरुष शिक्षक 45,46,000 और महिला टीचर 40,16,000 थे। वहीं 2024-25 में पुरुष शिक्षकों की संख्या बढ़कर 46,41,000 और महिला टीचर्स की संख्या 54,81,000 हो गई। बीते एक दशक में महिला शिक्षकों की संख्या करीब 8% बढ़ने की बड़ी वजह इनकी भर्तियां हैं। 2014 से अब तक 51.36 लाख भर्तियों में से 61% महिला शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। रिपोर्ट बताती है कि मिडिल स्तर पर 10 साल पहले एक शिक्षक के पास 26 छात्र थे, जो कि घटकर 17 रह गए हैं। वहीं सेकेंडरी स्तर पर एक टीचर पर छात्रों की संख्या 31 से घटकर 21 रह गई है, यानी कि अब छात्र और शिक्षकों के बीच संवाद बेहतर हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा 80% प्राइमरी स्कूल बंगाल में हैं और सबसे कम 3% चंडीगढ़ में है। हायर सेकेंडरी स्तर पर झारखंड के स्कूलों में एक शिक्षकों को औसतन 47 छात्रों को पढ़ाना होता है, जबकि सिक्किम में यह आंकड़ा औसतन 7 है। जाहिर सी बात है, देश में बच्चों की पढ़ाई के लिहाज से ये रिपोर्ट उम्मीद जगाने वाली है। शिक्षकों की संख्या बढ़ना छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए अच्छा संकेत है। इस मुद्दे पर हमने लोगों से बात की और उनकी राय जानी। अच्छी न्यूज़ है और हम चाहते हैं कि टीचरों की जो संख्या है वो और बढ़नी चाहिए। हालांकि जो हमारी पॉपुलेशन है वो 140 CR है, तो इस हिसाब से देखें तो पर 140 हेड पे एक टीचर हुआ, ठीक है। बट जब हम स्कूलिंग करते थे तो हमारे स्कूल में जो बच्चे थे वो 45 to 50 होते थे पर 1 टीचर, ठीक है। तो इसमें यही चाहता हूँ कि कम से कम 2.5x इससे आगे जाना चाहिए, तभी पर हेड पर टीचर बढ़ सकते हैं, है ना। तो इसी हिसाब से करना चाहिए और ताकि ज़्यादा टीचर अवेलेबल हों तो ज़्यादा बच्चे स्किल सीख पाएंगे। हाँ, अच्छी बात है। टीचर्स तो बहुत डिमांड भी है इंडिया में, तो बढ़नी चाहिए धीरे धीरे। 1 करोड़ होगी तो बहुत इट्स प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। 140 करोड़ की जनता है, तो टीचर 1 करोड़ से 2 करोड़ 3 करोड़ भी होने चाहिए। जितने हो रहे उतना अच्छा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आगे बेटी आगे और पढ़ा भी रही हैं तो अच्छी बात है। जितनी महिला टीचर होंगी उतना और अच्छा इंडिया डेवलपमेंट पे जाएगा, डेवलप्ड कंट्री बनेगा 2047 तक, तो अच्छी बात है बहुत। ये अच्छी बात कह सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू इंडिया की मतलब इसमें एम्प्लॉयमेंट नहीं है बिल्कुल भी। तो हर लोग सोचते हैं कि हम डिग्री लेके हम अपना टीचिंग अपनी कोचिंग खोलें, PhD करें तो टीचिंग मतलब वही टीचिंग लाइन में जाएं। तो जब गवर्नमेंट की जॉब की वैकेंसी नहीं है तो टीचर में ही जाना चाहता है हर लोग। तो इससे यही है कि अगर इंडिया में एम्प्लॉयमेंट होगा तो हर कोई टीचर के बारे में नहीं सोचेगा, क्योंकि नॉलेज हर किसी के पास है, बट किसी के पास जॉब नहीं है। तो वो सोचते हैं कि हम टीचर ही बन जाते हैं, कम से कम नॉलेज तो उनका स्प्रेड होगा। क्योंकि अब फीमेल की भाई उनका बर्थ रेट ही बढ़ रहा है, तो वो भी हर कोई एम्प्लॉयड होना चाहता है, हर कोई इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। केस बढ़ रहे हैं डिवोर्स के, तो हर कोई चाहता है कि वो एम्प्लॉयड हो, अपना कमाए, इंडिपेंडेंट हो। जी बिल्कुल, एक जो हमारा इंडिया है ये बहुत सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, और इस चीज़ के अकॉर्डिंग जो हमारे यहाँ का जो यूथ है वो एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर टीचर का रेट बढ़ रहा है तो इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर आवर कंट्री एंड फॉर आवर एजुकेशन सिस्टम। मेरे हिसाब से एज पर माई परस्पेक्टिव इट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि एक लाइन जो है कि जिसके पास कमी होती है वो ही आगे जाके
सुधार करता है। जो हमारी कंट्री है इंडिया इज़ अकॉर्डिंग टू अदर कंट्रीज़, वहाँ पे जो फीमेल को इतना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती हैं। बट अगर हम आज तक देखें इन एवरी सर्विसेज, लाइक आप यूपीएससी ले लीजिए, आप इंजीनियरिंग, आप कोई सा भी सेक्टर ले लीजिए, वुमेन आर डूइंग वेरी गुड। तो अगर आप टीचिंग में जा रहे हैं, अगर फीमेल टीचिंग में जा रही है, तो वो उस चीज़ को फेस करके आई हैं, उन्हें कुछ ना कुछ करना है लाइफ में। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मेल्स को वो कर रही हूँ, मेल्स को पहले से ये चीज़ डिग्निटी मिली हुई है। तो अगर फीमेल आज पढ़ रही हैं, फिर आगे जाके पढ़ा रही हैं, तो एक अगर फीमेल पढ़ती है तो आगे अपने यूथ को भी पढ़ाती है। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर मी कि फीमेल को जॉब मिल रही है एंड दे आर डूइंग टीचिंग। न्यूज़ वक्त पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 271 अंक लुढ़क कर 79,810 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 74 अंक फिसला, ये गिरकर 24,427 पर बंद हुआ। सोने की कीमतों में तेजी आई। शुक्रवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 2100 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 1,03,670 रुपए हो गई। वहीं चांदी 1,000 रुपए फिसली। अब 1 किलो चांदी की कीमत घटकर 1,19,000 रुपए पर आ गई। शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया, इसमें 61 पैसे की गिरावट आई। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 88 रुपए 19 पैसे हो गई। अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज बात ब्रज में होने वाले उत्सव की। 31 अगस्त को राधाष्टमी है। इस दिन बरसाना के राधा रानी मंदिर की छटा देखते ही बनेगी। यहाँ राधा रानी का जन्मोत्सव मनाने की भव्य तैयारी चल रही है। बरसाना में राधा रानी को लाडली नाम से पुकारा जाता है। यहाँ की पहाड़ी पर बना मंदिर पूरी तरह से उन्हें समर्पित है। राधा रानी के जन्मोत्सव को लेकर यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से भी विशेष व्यवस्था की जा रही है। ब्रज में जन्माष्टमी के बाद अब एक और उत्सव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के बाद अब उनकी प्यारी राधा रानी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। राधाष्टमी के लिए बरसाना के ब्रह्मांचल पर्वत पर स्थित राधा रानी मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। मंदिर से लेकर द्वार तक लाइटिंग से जगमगा रहे हैं। यहाँ राधा कृष्ण की लीलाओं के दर्शन कराने की तैयारी भी चल रही है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के 15 दिन बाद भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस बार राधा रानी का 5253वां जन्मदिन है। 31 अगस्त को उनका जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन राधा रानी को पीली पोशाक धारण कराई जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5 बजे राधा रानी का विशेष महाभिषेक होगा। जानकारी के मुताबिक 27 कुआं का जल, 11 कुंतल पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से महाअभिषेक होगा। इसके बाद शीश महल में विराजमान होकर राधा रानी भक्तों को दर्शन देंगी। शाम को राधा रानी को सोने से बनी पालकी में विराजमान कर मंदिर के पुजारी महल से नीचे बनी सफेद छतरी में ले जाएंगे। इस दौरान राधा रानी पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। पारंपरिक उत्सव होंगे। सप्तमी के दिन नंदगाम बरसाना की संयुक्त समाज का गायन होगा। चाप बधाई जो आती है, अलग अलग ब्रज के गांवों से बधाई राधा रानी के लिए आती है, वो होगी। फिर मध्य रात्रि के बाद यानी भोर में राधा रानी का जो जन्म है, भोर में कमल के पुष्प से हुआ था, तो उसी परंपरा के अनुसार 31 तारीख की सुबह 4 बजे राधा रानी का मांगलिक पंचामृत अभिषेक होगा और उसके बाद फिर 8 बजे से बधाइयों का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें कि भाड़ बधाई है, शंकर लीला है और वृषभान जी के मंगल बधाई है। ये सब पारंपरिक जो संत और ऋषियों के वाणी है, उनके पद है, सैकड़ों वर्ष उन्होंने के उनका गायन होगा और खूब बधाई लुटाई जाएंगी। भक्त लोग आएंगे, खेल खिलौने, मिठाई, फल फूल जो हमारे ब्रज की परंपरा है। और संध्या काल में फिर 4:30 बजे राधा रानी अपने गर्भगृह से पालकी में डोला में विराजमान होकर नीचे सफेद छतरी में विराजमान होकर अपने भक्तों को बहुत ही निकट से दर्शन देंगी।
राधा रानी के जन्मोत्सव से पहले इस मंदिर में नंदगांव और बरसाना के गोस्वामियों के समाज में गायन की परंपरा है, जिसमें राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के पद गाए जाते हैं। वो परंपरा भी निभाई जाएगी। मंदिर प्रबंधन की ओर से जन्मोत्सव को भव्य तरीके से मनाने की तैयारी है, जिसमें 15 से 20 लाख श्रद्धालुओं के पहुँचने का अनुमान है। इसलिए मथुरा में प्रशासनिक स्तर पर भी पूरी तैयारी की गई है। इसके लिए बाकायदा समीक्षा बैठक की गई, ताकि श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ ही सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके। पूरे बरसाना को 6 जोन और 18 सेक्टर में बांटा गया है। करीब 4000 पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए हैं। इसके अलावा लगभग 100 सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की व्यवस्था रहेगी। पर सभी विभागों द्वारा अपनी अपनी तैयारी लगभग पूर्ण कर ली गई है। पुलिस की क्या व्यवस्थाएं हैं, प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं हैं, इनकी समीक्षा की गई है। और पुलिस का जहां तक की व्यवस्था है, उसमें करीब 6 जोन्स को बनाया गया है और 18 सेक्टर्स बनाए गए हैं। कई बैरियर्स और होल्डिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं और ट्रैफिक का प्रबंधन किया गया है। श्री राधा अष्टमी का पर्व बड़े उत्साह के साथ और सुचारू रूप से संपन्न किया जाएगा। मंदिर जाने वाले मार्गों पर पुलिस प्रशासन की नजर रहेगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इस बार राधा रानी के महाभिषेक के लाइव प्रसारण की व्यवस्था भी मंदिर प्रशासन की ओर से की जा रही है। इसके लिए बरसाना में जगह जगह LED लगाई जा रही। जो उमंग है उसकी तैयारी पूरी है और भव्यता और दिव्यता के साथ मंदिर को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। दूधिया रोशनी से मंदिर नहाएगा और राधा रानी का जो अभिषेक होगा उसमें भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। कुंटलों दूध दही से राधा रानी का स्नान होगा, जो बाद में भक्तों को प्रसाद रूप में वितरित किया जाएगा। मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे, बरसाना। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।